How the universe works. अंतरिक्ष में जीवन की खोज के दौरान एक और चीज हमारे सामने आई, एक चंद्रमा। पर यह एक्सोमून विशालकाय है, धरती से 4 गुना बड़ा। कैसे हो गया ये इतना बड़ा? हर बार जब भी हमारा किसी नए सितारे और उनके अजीबोगरीब संसार से परिचय होता है, तो हमें एक बार अपने सौर मंडल के नियमों को फिर से दोहरा लेना होता है। हम सोचते हैं कि हमें पता है कि क्या चल रहा है, और फिर यूनिवर्स कुछ ऐसा दिखाता है कि हम चौंक जाते हैं। एक्सोप्लैनेट्स की हमारी तलाश में हमें शानदार सफलता मिली है, पर हमें अभी भी किसी ऐसे जाने पहचाने सितारे की तलाश है जिसके सौर मंडल में कई ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये एक्साइटिंग है कि हमने 4000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ लिए, पर अभी भी कुछ ढूंढना बाकी है और जिनके लिए हम एक्साइटेड हैं, एक्सोमून्स। हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक्सोमून्स एक्सोप्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते होंगे, क्योंकि हमारा अपना सौर मंडल चंद्रमाओं से भरा हुआ है। हमारे सोलर सिस्टम के ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स के चारों तरफ उनके अपने मून्स हैं। इनफैक्ट सिर्फ अर्थ ही इकलौता प्लैनेट है जिसका एक ही मून है, बाकी सबके ज्यादा हैं। तो सवाल ये है कि हमारे यहाँ ग्रहों के मून्स है, ये अजीब बात है, या वहाँ मून्स हैं पर हमें दिखाई नहीं दे रहे? खगोल वैज्ञानिकों ने एक्सोप्लैनेट्स को सितारे के सामने से गुजरते हुए देखा। इसे पारगमन कहते हैं, और इससे सितारे से निकलती हुई रोशनी में गर्त या झोंका सा बनता है। पर चंद्रमाओं की कुछ परेशानी है। वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो सिर्फ एक ही मिल जाए तो हम बहुत लकी होंगे। अक्टूबर 2017 में खगोल वैज्ञानिकों ने 8000 किलोमीटर दूर स्थित एक सितारे को पास से देखा। जब बृहस्पति के आकार का एक बाहरी ग्रह सामने से गुजरा तो उसकी रोशनी में गर्त बना। फिर 3.5 घंटे बाद उन्होंने एक और रोशनी का गर्त देखा। ये पक्का सबूत था कि जब ये प्लैनेट ट्रांजिट हुआ और सितारे की रोशनी थोड़ी ब्लॉक करते हुए सामने से गुजरा, तो एक और बड़ा ऑब्जेक्ट प्लैनेट का चक्कर लगा रहा था। देखने में आया कि केपलर 1625b ग्रह के चारों ओर उसका एक साथी चक्कर लगा रहा था। सिस्टम से आती हुई लाइट और उसके बदलने के ढंग से उन्हें लगा कि उन्होंने पहला एक्सोमून ढूंढ लिया है, और ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग था। केपलर 1625b आई नाम के इस बाहरी चंद्रमा के उम्मीदवार के कारण रोशनी में बड़ा गर्त आया था, जिसका एक ही मतलब हो सकता था। जब हमने इस पोटेंशियल मून के कारण होने वाले सिग्नल को एनालाइज किया, तो वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से आया था जो धरती से 4 गुना बड़ा था, यानी नेपच्यून के साइज का। और हमारे सोलर सिस्टम में कोई भी चांद नेपच्यून जितना बड़ा नहीं। हमारे सौर मंडल में नेपच्यून के आकार के पिंड ग्रह हैं, चंद्रमा नहीं। नेपच्यून और इतनी ही भार के ग्रह बर्फ और गैस के विशाल पिंड हैं, जबकि हमारे सौर मंडल के चंद्रमाओं की यह संरचना नहीं है, वो पूरे ठोस हैं। जैसे ही हमने सोचा कि हम इन मून्स को समझने लगे हैं, ये एक्सोप्लैनेट्स आए और हमें कहा फिर से सोच लो। इस सिस्टम की एक ही दिक्कत है कि हमें पता नहीं ये कैसे बना है। हमने चंद्रमाओं के निर्माण के बारे में जो कुछ भी जाना, ठोस चंद्रमाओं को देख के जाना। हमारे हिसाब से चंद्रमा 2 तरह से बन सकते हैं। पहला है कि एक पथरीले संसार से कुछ आकर टकरा जाता है, और जो ऑब्जेक्ट टकराता है मलबे को साथ लेकर उस संसार से बाहर निकलता है और एक नए चांद में बदल जाता है। हमें लगता है कि हमारा चांद ऐसे ही बना। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब वो ग्रह बन रहा था तो डस्ट का एक बड़ा बादल उसके चारों ओर चक्कर काट रहा था, और ग्रह के बनने के साथ ही उस बादल में से चांद भी बन गया। पर हो सकता है केपलर 1625b ग्रह के चारों ओर चक्कर काट रहा चांद किसी तीसरे ही तरीके से बना हो सकता है एक एक्सोमून जिस ग्रह के चक्कर काट रहा है उससे न बना हो, जैसा कि जुपिटर या सैटर्न। इसके बजाय कल्पना कीजिए कोई आवारा ग्रह घूमता हुआ किसी बड़े ग्रह के पास आया और पकड़ा गया और मून बन गया। शायद अरबों साल पहले केपलर 1625b का केंद्रीय भाग गैस और धूल की डिस्क के रूप में बढ़ रहा था। वो अकेला नहीं था, पास ही एक और नया ग्रह बन रहा था। वो ट्विन्स की तरह थे। हर ट्विन वूम अपने हिस्से के रिसोर्सेज के लिए आर्ग्यू करता है, और ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा था। ये लड़ाई थी रिसोर्सेज की। केपलर 1625b ने अपने जुड़वां के मुकाबले ज्यादा गैस और गर्द बटोर ली,
और बड़ा होता गया और इस विशाल बाहरी ग्रह ने अपने छोटे भाई को पास खींचा और अंततः इसे अपने ऑर्बिट में खींच लिया। इस तरह छोटा प्रोटोग्रह केपलर 1625b का चंद्रमा बन गया। ये एक्सोप्लैनेट्स हमें सिखा रहे हैं कि हमें कोई अंदाजा नहीं है कि ये ब्रह्मांड कैसे इवॉल्व हो रहा है। तो हमें ये बात पूरी तरह समझ में आ रही है कि एक नेपट्यून के आकार का चांद इस प्लैनेट का चक्कर लगा रहा है और ये सच है कि ये तय करने के लिए हमें और सबूत चाहिए। वैज्ञानिकों को यकीन है कि नई तकनीक आने के साथ ये सबूत भी मिल जाएंगे। पर कई बार खगोल वैज्ञानिकों को ऐसा कुछ मिलता है जो इनके मौजूदा उपकरणों पर संदेह पैदा करने का कारण बन जाता है, जैसे ग्रहों के लुप्त होने की घटना। हमने कुछ अति असाधारण भारी ग्रहों की खोज की। पिघले लोहे की बारिश वाला बेहद गर्म संसार, फूले हुए हल्के ग्रह इतने नाजुक कि रुई की तरह उड़ जाएं। ऐसे बाहरी ग्रह जो भौतिकी के नियमों को पीछे छोड़ दें। पर इससे भी अजीब है ग्रहों के लुप्त होने की घटना। करीब 1 दशक पहले हबल दूरबीन ने रात के आसमान में सबसे तेज चमकने वाले तारे फोमलहॉट का चक्कर काटते एक ग्रह को देखा। फोमलहॉट बहुत ही पास, बहुत यंग स्टार है और इस सिस्टम की इमेजेस बहुत कमाल की है क्योंकि एक सेंट्रल स्टार चमकती रिंग से घिरा हुआ दिखता है, एकदम सैरॉन की आंख की तरह। हमने इस नए ग्रह फोमलहॉट बी को 6 साल पहले देखा था। फिर कुछ अद्भुत घटना हुई। एकदम अचानक वो प्लैनेट कहीं था ही नहीं, तो वो कहाँ चला गया था? उसका अचानक चले जाना अमेजिंग था, बहुत अचरज था, बहुत ही भयानक था। अगर फोमलहॉट बी अचानक गायब हो सकता है तो क्या दूसरे ग्रह भी हो सकते हैं, हमारा ग्रह भी? हम एक प्लैनेट पर रहते हैं तो हमारा एक स्वार्थ है ये समझने में कि ग्रह गायब कैसे होते हैं। अगर ऐसा होता है तो अक्टूबर 2019 में खगोल वैज्ञानिकों ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज वाले एक तारामंडल BD+20 307 को देखकर ग्रहों के गायब होने की अवधारणा पर खोजबीन की। स्टार वॉर्स में टैटूइन की जो आइकॉनिक इमेज है, जिसमें जब आप ऊपर देखते हो तो आसमान में 2 सूरज दिखते हैं, ये पूरी तरह से झूठ नहीं है। अंतरिक्ष के किसी दूसरे कोने में बहुत अलग अलग किस्म के स्टार सिस्टम्स हैं। इनफैक्ट एक दूसरे का चक्कर लगाते 2-2 सितारों के जोड़े भी वहाँ काफी कॉमन है। अगर 2 सितारा मंडल इतना ही आम है तो BD+20 307 किस मायने में अलग है? ये 2 सितारे गैस और गद के डिस्क के बीच में रहते हैं, बिल्कुल फोमलहॉट की तरह। पर फोमलहॉट नया मंडल है, सिर्फ 50 करोड़ साल पुराना, जबकि BD+20 307 अरबों साल पुराना है। और यही अजीब बात है क्योंकि डिस्क के अंदर मौजूद सामान इतना पुराना है कि उससे तो बहुत पहले नए ग्रह बन जाने चाहिए थे। तो ये चल क्या रहा है?